हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट के बारे में। अभी सिलेक्शन स्टेटमेंट आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि दो तरह के होते हैं, इफ एल्स और स्विच केस। इस वीडियो हम लोग उनको डिटेल में देखते हैं कि उनको किस तरह से प्रोग्राम के अंदर लिखा जाता है, उनको किस तरह से यूज किया जाता है, उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, उनको किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इसके सिलेक्शन स्टेटमेंट से। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पहले बात करेंगे इफ एल्स की। ठीक है, तो मैं आपको एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं। सिलेक्शन स्टेटमेंट एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। जनरली जो प्रोग्राम का फ्लो होता है वो टॉप टू बॉटम रहता है और हर लाइन एक बार चलती है। तो जैसे मैंने लिखा प्रिंट ऑफ हेलो, प्रिंट ऑफ हाई, तो प्रोग्राम क्या करेगा, पहले प्रिंट ऑफ हेलो को चलाएगा, फिर प्रिंट ऑफ हाई को चलाएगा, एक एक बार टॉप टू बॉटम। तो अगर इस फ्लो को हम लोग बदलना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है कंट्रोल स्टेटमेंट की, जो कि एक तरह का हमारे प्रोग्राम का जो फ्लो है उसको कंट्रोल में ले लेता है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि तीन तरह के होते हैं, सिलेक्शन, इटरेशन और जंपिंग। तो हम लोग बात कर रहे हैं सिलेक्शन की। अब ये सिलेक्शन स्टेटमेंट जो है वो करते क्या है, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट तो ये प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। आप कहेंगे सर किस वे से कंट्रोल करते हैं, मतलब कंट्रोल हो रहा है फ्लो हमारा जो प्रोग्राम का, उसको हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, किस वे से कर रहे हैं। तो ये करते क्या है, ये कुछ लाइंस ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और उसी समय कुछ लाइन ऑफ कोड को छोड़ देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, ये करेंगे क्या, ये कुछ लाइन ऑफ कोड को, या एक या दो या चार या पांच, जितनी भी लाइन हो सकती है, कुछ लाइनों को ये एग्जीक्यूट करेंगे और साथ साथ कुछ लाइनों को ये स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इससे हमारे पास में एक बेटर प्रोग्राम निकल के आ जाता है। तो कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि हमने बात करी थी कि फेल और पास की। तो जब हम लोग लिखते हैं प्रिंट ऑफ पास और फेल, तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रिंट ऑफ पास वाला स्टेटमेंट चल रहा होगा उस समय प्रिंट ऑफ फेल वाला स्टेटमेंट ना चले, और जब प्रिंट ऑफ फेल वाला चल रहा होगा तो प्रिंट ऑफ पास वाला ना चले। तो इसके लिए हम लोग काम लेते हैं सिलेक्शन का। तो ये क्या करते हैं, ये रन करते हैं अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, अ सेट ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, एंड लेफ्ट अदर स्टेटमेंट्स। तो ये क्या करते हैं, कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट को चलाते हैं और कुछ उसी समय कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इनका मेन पर्पस तो यही होता है सिलेक्शन का। अब हमारे बात में ये होती है कि जो सिलेक्शन स्टेटमेंट है हमारे पास में दोस्तों, ये सिलेक्शन स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं। सिलेक्शन स्टेटमेंट दो तरह के होते हैं। एक को हमने नाम दिया है इफ एल्स और एक को नाम हमने दिया है स्विच केस। ठीक है, स्विच केस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये भी ये काम करेंगे, कुछ लाइन चलाएंगे कुछ छोड़ देंगे, ये भी क्या करेंगे, कुछ लाइन को रन करेंगे और कुछ लाइनों को छोड़ देंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कब हमें स्विच केस अप्लाई करना है, कब हमें इफ एल्स अप्लाई करना है, ये हम लोग सीख लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो आपका इफ एल्स है इसको हम लोग कहते हैं बाई ब्रांचिंग, बाई ब्रांचिंग स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, बाई ब्रांचिंग स्टेटमेंट। और इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं इसको, मल्टी ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अभी क्या होता है बाई ब्रांचिंग और मल्टी ब्रांचिंग, वो हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं, जब किसी प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास में ये निकल के आता है सामने कि भाई इस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास में दो वे है, दो ऑप्शंस है, दो कैटेगरीज है ना। तो उसे हम लोग कहते हैं, दो का मतलब होता है बाई। तो उस केस में हमारा इफ एल्स ज्यादा सुटेबल रहेगा। और कुछ केसेस होते हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल सिचुएशंस होती है, उसको टैकल करने के लिए स्विच केस होता है, इसलिए उसको मल्टी ब्रांचिंग कहते हैं। अब बाई ब्रांचिंग जो है इफ एल्स, यहाँ पर क्या होगा, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें ये देखना चाहता हूँ कि वो लीप ईयर है या नहीं है। ठीक है, ये प्रोग्राम हम इससे करेंगे क्योंकि या तो हम वो लीप ईयर होगा या तो वो लीप ईयर नहीं होगा। तो इसमें केवल दो ही ऑप्शन आपको मिल रहे हैं, दो ही ब्रांच आपको मिल रही है, तो इसको हम लोग बाई ब्रांचिंग इफ एल्स से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि कोई भी नंबर हम जब लेते हैं तो या तो वो होता है इवन या तो वो इवन नहीं होता, मतलब वो ऑड होता है। तो कोई भी नंबर देखेंगे तो दो ही ऑप्शन निकलेंगे, या तो वो इवन है या तो वो ऑड है। तो ये भी प्रोग्राम हमारे बाई ब्रांचेस होंगे क्योंकि यहाँ पर दो ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग ले लेते हैं फेल पास वाला एग्जांपल, कि या तो कोई स्टूडेंट फेल होगा या तो क्या होगा, पास होगा, दो ही सिचुएशन आ रही है। तो इसके लिए भी हमारे पास में इफ एल्स ज्यादा सुटेबल है। हाँ, यहाँ के मैं बात कर लेता हूँ कि मैं ये कह देता हूँ, चलो मान लीजिए कि हम लोग कोई शॉपिंग कर रहे हैं, तो और वहाँ पे कोई ऑफर आ रहा है कि भाई 10,000 की शॉपिंग पर 10% डिस्काउंट है, 20,000 की शॉपिंग पर 20%, 30,000 की शॉपिंग में 30% डिस्काउंट, 40,000 की शॉपिंग में 40% डिस्काउंट और 50,000 शॉपिंग की 50% डिस्काउंट। तो अगर ये सिचुएशन आ रही है तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आ रहे हैं। या तो किसी बंदे को 10% डिस्काउंट मिलेगा,
है ना, किसी को 20% मिलेगा, किसी को 30% मिलेगा, किसी को 40% मिलेगा। तो यहाँ मल्टीपल सिचुएशन आ गई, उस केस में हमारे पास में स्विच केस जो है वो बहुत ही बेहतर होता है। ठीक है, नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या सर ये जो मल्टी ब्रांचिंग है जहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं हमारे पास में, क्या वहां पर ये इफ एल्स काम नहीं आएगा? यस, काम आ सकता है। बट यहाँ अगर आप जब मल्टीपल सिचुएशन आती है और आप इफ एल्स काम में लेते हो तो प्रोग्राम थोड़ा सा मतलब मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो आप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ये फाइनल करें। ठीक है, हालांकि दोनों काम सेम करते हैं, आप इसको भी बाई ब्रांचिंग में काम में ले सकते हो, लेकिन हम लोग लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि इफ एल्स जो है ये बाई ब्रांचिंग के लिए ज्यादा सुटेबल है और ये मल्टी ब्रांचिंग के लिए ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो आप ऐसा ना करें कि भाई बाई ब्रांचिंग का कोई क्वेश्चन बन रहा है जिसमें 2 ब्रांचें या 2 ऑप्शन निकल रहे हैं, वहां स्विच केस लगा दें, या जहाँ मल्टीपल निकल रही है वहां पे ये लगवा दें। लगा सकते हैं, एरर नहीं आएगी, लेकिन आपका प्रोग्राम कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा दोस्तों, जो कि एक बहुत बड़ा इश्यू होता है हमारे लिए। तो चलिए अब सीखते हैं कि इफ एल्स जो है ये किस वे से लिखे जाएंगे और किस वे से अप्लाई होंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये क्लियर है। और दोस्तों साथ में आपको ये भी बता देता हूँ, देखो काफी ऑथर जो होते हैं ना, तो ऑथर टू ऑथर जो नाम है हमारे टॉपिक के वो बदलते रहते हैं। तो काफी ऑथर इसको डिसीजनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, डिसीजनल स्टेटमेंट भी कहते हैं, और कुछ इसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रांचिंग स्टेटमेंट। आपको ब्रांचिंग स्टेटमेंट क्यों कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसमें 2 ब्रांचें बनती है, 2 ऑप्शन बनते हैं, इसमें मल्टीपल बनते हैं, इसलिए मल्टी ब्रांचिंग। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका टॉपिक का नाम ऑथर इसको क्या बोल रहा है। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो डिसीजन बोलें इन दोनों को, चाहे आप इन दोनों को सिलेक्शन बोलें, चाहे इन दोनों को ब्रांचिंग स्टेटमेंट बोले, काम सबका एक ही होता है, काम सबका एक जैसे कॉन्सेप्ट है। बस ऑथर टू ऑथर इस टॉपिक के नाम बदल दिए जाते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप नेट पर देख रहे हैं, अगर आपको ये वर्ड मिलता है डिसीजन स्टेटमेंट, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों, वो इसी का एक नाम है। चलिए अब शुरुआत करते हैं इफ से, और देखते हैं कि इफ के अंदर हमारे पास में किस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे इफ और एल्स। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट भी समझा रहा हूँ। पहला कि ये जो इफ वर्ड है और ये जो एल्स वर्ड है ना, ये दोनों के दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों कीवर्ड्स है। अब मैंने आपको बताया था कि जो कीवर्ड्स है हमारे पास सी के अंदर, वो सारे कीवर्ड स्मॉल में लिखे जाते हैं और उनकी एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है। तो जैसे आप प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं इफ, तो हमारा कंपाइलर समझ जाता है कि आप एक सिलेक्शन स्टेटमेंट लगा रहे हैं और वो उसकी वर्किंग को अच्छे से जानता है। तो कीवर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में कंपाइलर अच्छे से जानता है और ये सभी के सभी स्मॉल में दिखाई देते हैं। हाँ, गलती यहाँ होती है मोस्टली स्टूडेंट्स से कि वो इफ के अंदर जो आई होता है, जो पहला लेटर होता है, उसको बड़ा लिख देते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारी आदत होती है इंग्लिश के अंदर कि जब भी हम लोग कुछ भी चीज लिखते हैं कॉपी के अंदर कहीं भी, तो हम लोग क्या करते हैं, पहला लेटर बड़ा लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं इफ। तो ये गलत है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। ये इफ जो है ये एकदम रॉन्ग है। ठीक है, हमें यहाँ पर याद रखना है कि इफ एल्स जो है वो दोनों कीवर्ड है और ये दोनों हमेशा स्मॉल में अपीयर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपीयर इन स्मॉल लेटर्स, अपीयर्स इन स्मॉल लेटर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारा इफ एल्स की पहली बात। दूसरा, अगर हम लोग इसका देखें कि इफ एल्स वर्क कैसे करता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक लॉजिकल डायग्राम समझाता हूँ दोस्तों, लॉजिकल डायग्राम। ठीक है, आप इफ एल्स को एक डायग्राम के थ्रू समझ रहे हैं। मान लेते हैं कि प्रोग्राम का जो फ्लो है वो ऊपर से आ रहा है नीचे, और यहां आप इफ एल्स लगाना चाहते हो इस वाले पॉइंट पर। तो कैसे लगाएंगे? पहले हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एक कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, यहां हमारी कंडीशन है। अब यह दोस्तों ये जो कंडीशन है, तो कंडीशन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि कंडीशन का मतलब कोई इक्वेशन से नहीं है। कंडीशन का मतलब एक ऐसा प्लेस जो आपको 1 या 0 या आप कह सकते हो ट्रू या फॉल्स देता हो, उसको हम लोग कंडीशन कहते हैं। ये हमने बात करी थी जब हमने बात पढ़ा था हमारा टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। तो दोस्तों याद रखें, मोस्टली स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि सर कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब है कुछ इक्वेशन आना, लेस देन वाली, ग्रेटर देन वाली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसा नहीं है। कंडीशन इज अ प्लेस, सी में जो कंडीशन हम लोग जिसको बोलेंगे, इट इज अ प्लेस वेयर इट कैन प्रोड्यूस आइदर 0 आइदर 1। मतलब 0 को हम लोग फॉल्स बोलते हैं और 1 को हम लोग ट्रू बोलते हैं। आप ये भी कह सकते हैं सर ये कंडीशन एक प्लेस है जहां पर 1 या 0 बनेंगे, तो आप डायरेक्टली 1 0 भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो कुछ भी इक्वेशन लिखिए, उसका आंसर अल्टीमेटली 1 या 0 में कन्वर्ट होने वाला है, अगर मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन की। ठीक है, नाउ अब यहां पर कंडीशन जो भी होगी दोस्तों, या तो वो होगी ट्रू या होगी फॉल्स। तो मैं मान लेता हूं कंडीशन ट्रू है तो वो इस तरफ मूवमेंट करेगा, और फॉल्स है तो वो इस तरफ मूवमेंट करेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नीचे, और यहां होता है इफ का ब्लॉक। इसे हम लोग बोलते हैं इफ ब्लॉक, या से बोलते हैं ट्रू ब्लॉक। सिर्फ एक ब्लॉक का नाम है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे मैं क्या लिख रहा हूं यहां पर। तो दोस्तों इसको तो हम लोग बोलेंगे इफ
या ट्रू ब्लॉक। क्या बोलेंगे? इफ या ट्रू ब्लॉक। यहां पर आप वो लाइनें लिखेंगे जो आप चाहते हो कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट हो। और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्स या फॉल्स ब्लॉक। या वो सारे स्टेटमेंट लिखेंगे जो कि तब एग्जीक्यूट होंगे जब हमारी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। ठीक है, और फिर प्रोग्राम नीचे की तरफ बढ़ता है और आप अपने प्रोग्राम के अंदर आ जाते हो। तो ये है हमारे पास दो ब्रांचें कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक आने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यहां से आएंगे, फिर यहां जाएंगे। जब ये चल रहा होगा तो ये छोड़ देंगे हम लोग और हम लोग यहां से होते हुए यहां पहुंच जाएंगे। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपने एक गए, कंडीशन फॉल्स हुई, आप लोग इस तरफ आए, यहाँ पर आपने जो भी लिखा है, जो भी टास्क परफॉर्म किया वो परफॉर्म हो गया, फिर इसके बाद आप लोग पॉइंट बी पर आ गए। तो ए से बी पर आने के दो रास्ते हैं, दो ब्रांचें हैं। अब यहाँ पर कौन सी ब्रांच चलेगी ये डिपेंड करता है कंडीशन आपके ऊपर। इसका मतलब इफ एल्स को काम करने के लिए कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तब तो हमारा इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा, ट्रू वाला पार्ट चल जाएगा। देन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो दोस्तों हमारा एल्स वाला या जिसको हम लोग कहते हैं फॉल्स पार्ट, वो हमारा एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो ये ब्लॉक है जहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट आ सकते हैं। तो ये हमारा एक लॉजिकल डायग्राम है। अब हम लोग बात करते हैं कि इफ एल्स को लिखते कैसे हैं, सिंटेक्स क्या है इसका। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूं दोस्तों, मैं इसका सिंटेक्स दिखा देता हूं कि प्रोग्राम के अंदर अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखते हैं। तो हम लोग लिखते हैं इफ, ये हम लोग लिखने वाले हैं सिंटेक्स। ठीक है, इफ के आगे लिखी जाती है कंडीशन। क्या लिखी जाती है दोस्तों? कंडीशन लिखी जाती है। ठीक है, ये हमारी होगी इफ की कंडीशन, ये हमारा इफ है। फिर ये है इफ का ब्लॉक, ये है इफ का, ये आप कह सकते हो ट्रू ब्लॉक। ठीक है, ये ब्लॉक है और यहां पर आप लोग वो सारे स्टेटमेंट लिखेंगे इस वाले ब्लॉक में जो आप चाहते हो कि कंडीशन ट्रू होने पर एग्जीक्यूट हो। ठीक है, और ये है हमारा एल्स और ये है एल्स का ब्लॉक। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एल्स या फॉल्स ब्लॉक। ये ब्लॉक सारे वो स्टेटमेंट कंटेन करेगा, वो तब चलेंगे जब हमारे पास में कंडीशन क्या आती हो? कंडीशन आती हो फॉल्स। ठीक है, तो ये है इफ एल्स लिखने का तरीका। अब ये जो मैंने बनाया है कर्ली ब्रेसेस, ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक का मतलब है यहाँ पर मल्टीपल लाइंस को लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी मल्टीपल लाइंस को लिखा जा सकता है। अब क्या होगा, प्रोग्राम जब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, जब उसको इफ मिलेगा तो पहले तो कंडीशन को एग्जीक्यूट करेगा, कंडीशन को चेक करेगा कि भैया कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर कंडीशन ट्रू होती है, कंडीशन 1 होती है, ट्रू होती है, तो इफ वाला पोर्शन यहां चलेगा, ये सारा ब्लॉक चलेगा। इसमें जितनी भी लाइन आपने लिखी है सारे स्टेटमेंट चलने वाले हैं, बट ये बिल्कुल नहीं चलेंगे। इसके बाद में सीधा हम लोग यहां वाले स्टेटमेंट रन करेंगे, क्योंकि जब इफ चलता है तो एल्स नहीं चलता, आप सीधा यहां आ जाएंगे। ठीक है, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होगी दोस्तों, क्या होगी? फॉल्स हुई, तो आप लोग यहां जंप करेंगे। तो ये वाला पोर्शन आप लोग जितने भी स्टेटमेंट यहाँ पर आप सबके सब एस्केप कर जाएगा हमारा कंपाइलर और यहाँ वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे। तो ये हुआ हमारे पास में इफ एल्स को लिखने का तरीका। अब इसमें क्या क्या खास बातें हो सकती है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ मैं दोबारा सिंटेक्स को लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं इसको जो पॉइंट से समझा देता हूँ। तो इफ यहाँ लिखेंगे, कंडीशन यहाँ आएगी हमारे पास। ठीक है, यह हमारे पास में इफ का ब्लॉक है और ये हमारे पास में एल्स का ब्लॉक है। ये हमारे प्रोग्राम लिखने का तरीका है। ठीक है, चलिए हम एक कुछ बना के देख लेते हैं दोस्तों प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम बना के ही देख लेते हैं कि किस तरह से बनता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका सिंटेक्स। मैं एक प्रोग्राम को डिजाइन कर लेता हूँ। ये हमारा हैश इंक्लूड। ठीक है, यहाँ हमने stdio.h जोड़ा ताकि हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ और स्कैनर को अच्छे से यूज कर सके। ये हमारे पास में है इंटीजर मेन, ये वो फंक्शन है जहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत होती है और यहाँ पर प्रोग्राम की एंडिंग हो जाएगी और लास्ट में हम लोग कर देंगे रिटर्न 0। ठीक है, चलिए अब मैंने लिखा इफ। क्या लिखा दोस्तों? इफ। और यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन और यहाँ मैंने लिख दिया प्रिंटफ यस, या हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रू और यहाँ लिख देते हैं एल्स, यहाँ हम लोग लिख देते हैं प्रिंटफ फॉल्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास में हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट हम लोग कहेंगे, जैसे हम लोग पहले 2 पॉइंट लिखे थे कि इफ एंड जो एल्स है, ये दोनों वर्ड्स है, ये दोनों क्या है? कीवर्ड्स है। क्या है? दोनों कीवर्ड्स है और ये हमेशा स्मॉल में दिखाई देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अपीयर
इन स्मॉल लेटर्स। अगर आपने यहाँ पर आई का कैपिटल कर दिया और यहाँ पर ई को कैपिटल कर दिया तो ये एरर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आप इस सिंटेक्स को ध्यान से देख लीजिए और बताइए कि कितनी बार कंडीशन आई है। कंडीशन हमेशा एक बार ही लिखी जाती है, वो भी केवल इफ के साथ में, एल्स के साथ में कोई भी कंडीशन नहीं होती। मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं, ठीक है। तो वो कंडीशन को 2 बार लिखते हैं। अगर आप इसका डायग्राम भी देखा होगा, अभी मैंने आपको बताया था तो थोड़ी देर पहले, तो डायग्राम में भी कंडीशन को 1 बार लिखा गया था। तो यहाँ पर जो कंडीशन है वो यहीं आएगी और वो 1 बार लिखी जाएगी। मतलब ओनली इफ कंटेन कंडीशन। कंडीशन केवल किसके पास होती है? इफ के पास। एल्स के पास में किसी तरह की कंडीशन नहीं होती। चलिए अब ये जो कंडीशन है, ठीक है, कंडीशन एक प्लेस है जो आपको या तो देगा 1 या देगा 0। 1 का मतलब दोस्तों ट्रू होगा और 0 का मतलब फॉल्स होगा, ठीक है। चलिए अब मैं लिखता हूं यहां पर 1। क्या लिखता हूं? 1। मैंने डायरेक्टली 1 लिख दिया दोस्तों। तो बताइए इफ 1 का मतलब ट्रू होगा तो ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, आउटपुट पर आएगा हेलो, बट ये वाला स्किप कर देंगे हम लोग। क्या कर देंगे? स्किप कर देंगे। तो हमारे पास में आउटपुट केवल आएगा ट्रू। तो आपने देखा जब कंडीशन ट्रू थी तो केवल ये चला, ये वाला पोर्शन बिल्कुल नहीं चल रहा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर कर दूं 0 तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि जब कंडीशन 0 होती है मतलब फॉल्स मानी जाती है, तो उस केस में हम लोग ये वाला छोड़ देते हैं और केवल ये वाला एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा, ठीक है दोस्तों। आपको क्लियर हो गया कि जो कंडीशन है वो ट्रू फॉल्स हो सकती है। आप लोग डायरेक्टली यहाँ पर 1 0 भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। अब आप कहेंगे सर इफ के पास ही कंडीशन होती है, एल्स के पास कंडीशन नहीं होती। यस, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर किसी भी तरह की कंडीशन हमें अप्लाई नहीं करनी है। तो इससे एडवांटेज क्या मिलता है? एडवांटेज ये मिलता है कि हम लोग किसी प्रोग्राम के अंदर केवल इफ का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन साथ में एल्स लगाना कंपलसरी नहीं है। मतलब एल्स जो होता है इट्स नॉट अ कंपलसरी कि इफ आया तो एल्स आएगा ही आएगा, ऐसा कोई रूल नहीं है दोस्तों। ऐसे बहुत से प्रोग्राम होते हैं जहाँ केवल इफ का यूज होता है, एल्स का यूज नहीं होता, ठीक है। तो एल्स का जो पोर्शन है, ठीक है, ये ऑप्शनल है। मतलब ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है कि हमारी प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दोस्तों खाली एल्स आपने लिख दिया और इफ नहीं लिखा हो, ऐसा कहीं नहीं हो सकता। ऐसा अगर कर रहे हैं आप तो वो सिंपली एक एरर है। तो याद रखें इस चीज को कि खाली इफ लिखा जा सकता है लेकिन खाली एल्स नहीं लिखा जा सकता। और ऐसा भी कोई रूल नहीं है कि इफ आया तो एल्स आएगा ही आएगा। आपको एल्स पसंद नहीं आ रहा, आपको उसको कोई रिक्वायरमेंट नहीं लग रही, तो आप उस केस में छोड़ दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कौन सी सिचुएशन होती है जहां पर सिर्फ इफ लगाया जाता है और एल्स नहीं लगाया जाता। चलिए हम लोग बात करते हैं एक इक्वेशन की। तो दोस्तों मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मैंने कहा कि अगर किसी भी स्टूडेंट के जो मार्क्स है, ठीक है, वो मार्क्स अगर 40 से अबव है, 40 से अबव है तो वो पास है। अदरवाइज मतलब ये है कि अगर 40 से कम है, ठीक है, तो अदरवाइज अगर उसके मार्क्स 40 से कम आ रहे हैं तो हमें उसको फेल लिखना है, फेल को प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक मार्क्स ले लेता हूँ, इंटीजर मार्क्स। आप इसकी वैल्यू यहीं डाल दीजिए। आप चाहे तो यूजर स्कैनर के थ्रू भी आप मार्क्स की वैल्यू ले सकते हैं। मैंने प्रोग्राम छोटा बनाना चाहता हूँ, सिंपल बनाना चाहता हूँ, मेरा जो फोकस है वो इफ है, ठीक है, स्कैनर पर नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे मार्क्स ग्रेटर देन 40, ठीक है। अब दोस्तों आपने यहाँ पर मार्क्स डाले हैं 60, तो सबसे पहले यहाँ रखा जाएगा 60 इज ग्रेटर देन 40। ट्रू या फॉल्स? ट्रू, ट्रू, ट्रू। तो ये क्या प्रिंट हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं पास और यहाँ हम लोग लिखेंगे दोस्तों फेल, ठीक है, फेल। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो आपने लिखा मार्क्स 60, तो यहाँ पर हम लोग 60 रखेंगे, हमारा कंपाइलर भी यहाँ पर 60 रखेगा। 60 इज ग्रेटर देन 40। यस, ये ट्रू होता है। ट्रू होने पर हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगा? पास, ठीक है। और अगर आपने रखे मान लो मार्क्स रखा 20, तो ये कंडीशन पड़ी जाएगी 20 इज ग्रेटर देन 40, जो कि गलत है, फॉल्स है। फॉल्स होने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा? फेल आएगा और पास प्रिंट नहीं होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? फेल, ठीक है। तो ये वो सिचुएशन होगी जहां इफ एल्स दोनों काम में लगा रहे हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन आपके अंदर ऐसा आपको मिल रहा है कि अगर मार्क्स 40 से ज्यादा है तब तो वो है पास, बस खत्म। हाँ, इसमें ये नहीं बताया गया है कि अगर 40 से कम हो तो क्या करना है। सिर्फ आपको ये बताया कि उन लोगों को पास कीजिए जिनके मार्क्स 40 से ज्यादा है। अब आपको यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि 40 से कम आने वालों के साथ में क्या करना है। तो उस केस में हम लोग केवल क्या काम में लेंगे? हम लोग केवल क्या काम में लेंगे? इफ लेंगे। तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 40, अगर 40 से ज्यादा है तो हमें ये वाला काम करना है, अगर 40 से कम है तो कुछ काम नहीं करेंगे।
तो एक बार इसको चला कर देख लेते हैं। माना कि मैंने लिखा 60, तो 60 इज ग्रेटर देन 40, ट्रू ट्रू। तो हमें क्या करना था, जो भी करना वो यहाँ कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा प्रिंट, तो यहाँ पर पास प्रिंट हो जाएगा। हाँ, अगर आपने यहाँ पर रखा 20, मार्क्स 40 से कम है इस बार, तो 20 इज ग्रेटर देन 40, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स है तो एल्स तो है नहीं हमारे पास में, तो एल्स तो चलेगा नहीं, एल्स बनाया नहीं, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। अब जो भी नेक्स्ट लाइन यहाँ लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसका मतलब है दोस्तों कि ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने अगर इफ यूज किया है तो आप एल्स भी यूज करें। दूसरा, अगर आपको केवल इफ यूज करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन केवल एल्स हम लोग प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे। अगर आपने लिखा है तो उसको हम लोग कहते हैं डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? डैंगलिंग एल्स प्रॉब्लम, जो कि आपके लिए एक एरर है। कैसे? मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ से आपने ऐसा ना लिखे, कुछ ऐसा लिखो, तो पहली बात तो कि एल्स के साथ में कोई कंडीशन आती नहीं है, तो आप कोई कंडीशन लिख नहीं सकते। और माना कि आपने ऐसा कुछ लिख भी दिया है, प्रिंट ऑफ फिल, तो दोस्तों यहाँ पर एक सिंटैक्स एरर आ जाएगी। वो कहेगा भैया ये एल्स किसका है, क्योंकि एल्स हमेशा किसी इफ से कनेक्टेड रहता है। लेकिन इफ एल्स से कनेक्टेड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इफ अलोन भी आ सकता है, लेकिन एल्स कभी अलोन नहीं आएगा। अगर ऐसा लिखेंगे तो हमारे प्रोग्राम के अंदर एक सिंटैक्स एरर आ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं डैंगलिंग एल्स। डैंगलिंग एल्स मतलब ये एल्स किसी इफ से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, ये किसी पर्टिकुलर एल्स इफ से नहीं जुड़ा हुआ है, इस वजह से इसको बोलते हैं डैंगलिंग। डैंगलिंग मतलब रैंडमली कहीं भी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो सिंटैक्स एरर है, हमारा कंपाइलर वहीं हमें एरर दे देगा और प्रोग्राम वहीं स्टॉप हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि एल्स जो है वो ऑप्शनल है, ठीक है। चलिए हम लोग और लिखते हैं इफ, और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या और बातें होती है, ठीक है। प्रिंट एफ, यहाँ मैं लिख देता हूँ चलो हेलो, ओके, और यहाँ हम लोग लिख देते हैं एल्स, और यहाँ हम लोग लिखेंगे हाय, ठीक है। चलिए अब मैंने कंडीशन दी, सपोज करो कंडीशन दी मैंने 1 का मतलब कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा और ये वाला पोर्शन नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके पास में इफ के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, कितना, अभी देखो आप देख रहे हैं एक ही स्टेटमेंट है, एल्स के अंदर भी कितना, एक ही स्टेटमेंट है। अगर इफ या एल्स में एक ही स्टेटमेंट है, उस केस में आप इसको हटा सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा प्रोग्राम पर, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। ये ब्रैकेट बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हमारे पास में एक ही स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कंपाइलर खुद ब खुद समझ जाएगा कि भाई ये जो प्रिंटफ है वो इस इफ का है, और ये वाला जो प्रिंटफ है वो किसका है, इफ इसका है। हाँ, अगर हमारे पास में 2 या 2 से ज्यादा स्टेटमेंट है तो उस केस में हमें क्या लगाना पड़ता है, ब्रैकेट लगाना पड़ता है। तो ये ब्रैकेट जो है वो एक तरह का सेट बनाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट है तो उसको एक सेट की फॉर्म में लिखना जरूरी है, तो हमने यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है। तो आप जब कहीं बुक पढ़ रहे हो, नेट पे पढ़ रहे हो, तो आपको इफ के अंदर कभी कभी ब्रैकेट नहीं भी दिखाई देंगे और कभी कभी दिखाई भी देंगे। तो ये कब दिखाई देते हैं और कब दिखाई नहीं देते हैं? जनरली जब एक ही स्टेटमेंट है तो हम लोग इसको नहीं लिखते तो भी चल जाता है। हाँ, अगर एक स्टेटमेंट है और आपने अगर लिख दिया तो कोई एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट था और आपने ये क्यों लगाए। लगा सकते हैं आप, ये 1 के लिए भी लगा सकते हो, 2 के लिए भी लगा सकते हैं, 4 के लिए भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल स्टेटमेंट है, ठीक है, उस केस में अगर आपने ये नहीं लगाया तो आपके पास क्या आएगी, एरर आएगी। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक अच्छे से एग्जांपल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या इश्यू आ सकते हैं। तो मैंने लिखा इफ, कंडीशन मैंने अभी 1 ही रखी है, मैंने लिखा प्रिंट एफ, यहाँ लिखा हेलो, ठीक है, और यहाँ लिख दिया प्रिंट एफ, यहाँ लिख दिया मैंने यस, ठीक है, यहाँ लिख दिया एल्स, यहाँ हमने लिख दिया प्रिंट एफ, यहाँ हमने लिख दिया हाय, और यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रिंट एफ, और यहाँ हमने लिखेंगे नो, ठीक है। मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए। अब देखते हैं कि प्रोग्राम शुरुआत कैसे होगी। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं तो उसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले शुरुआत मेन से होगी। मेन में शुरू होती है, आपने इफ आ गया, इफ के अंदर आपने लिखा 1 है तो ट्रू, ट्रू है तो ये वाली लाइन तो इफ की बन जाएगी, लेकिन ये वाली लाइन किसकी है, तो यहाँ पर एरर आ जाएगी कि ये लाइन ये पहचान नहीं पा रहा कि इफ की है या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ब्रैकेट नहीं लगाए। जब आप लोग ब्रैकेट नहीं लगाते हैं तो केवल एक ही लाइन किसकी मानी जाती है, इफ की मानी जाती है। ये जो लाइन है ये इफ की नहीं है, तो अगर ये इफ की नहीं है तो ये बीच में क्या कर रही है, ये एक एरर है। आप चाहते हो कि एरर रिमूव हो जाए, एरर रिमूव हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये लगाना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये दोनों लाइन जो है वो इस इफ से
कनेक्टेड है, ठीक है। हाँ, अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, यहां मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया ना, तो उस केस में ये वाली जो लाइन है वो हमारी एल्स की मानी जाएगी, और ये एल्स की लाइन नहीं है दोस्तों, ये हमारे प्रोग्राम की लाइन है, ये हमारे प्रोग्राम के अंदर आ गई, अब ये एल्स का पार्ट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाता हूं तो ये जो लाइन है वो एरर तो नहीं देगी, क्योंकि ये लाइन क्या बन जाएगी, प्रोग्राम की बन जाएगी। यहाँ पर ये लाइन प्रोग्राम की बन नहीं सकती, क्योंकि ये लाइन जो है वो इफ एल्स के बीच में प्रोग्राम की लाइन कभी नहीं लिखे जा सकते। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये एरर है, वो कहेगा ये तो इफ की है, लेकिन ये किसकी, ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि प्रोग्राम की लाइन तो या तो इफ से पहले आती है या एल्स के बाद में आती है। आप इस तरह से कोई भी प्रोग्राम की लाइन, जो प्रोग्राम का मतलब फंक्शन के अंदर लिखते जो लाइन लिखते ना, वो आप यहाँ नहीं लिख सकते, इसलिए आपको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस का यूज करना पड़ता है, और ये बताने के लिए कि ये दोनों लाइन जो है वो इफ की है। लेकिन दोस्तों अगर आपने यहाँ पर नहीं लगाया तो कोई एरर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो होगी इफ की और ये होगी प्रोग्राम की। चलो इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इफ की वैल्यू मैंने लिखी है 1, 1 बोले तो ट्रू बोले तो ये वाला पोर्शन पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, यहां से आंसर आएगा हेलो, और यहां से आंसर आ जाएगा यस, ठीक है। फिर एल्स रन नहीं होगा, और एल्स में केवल एक ही लाइन है ये वाली, ठीक है, ये लाइन एल्स की नहीं है, तो ये प्रोग्राम की लाइन है, इस फंक्शन की लाइन है, ये तो चलेगी, और आपको आंसर मिलेगा नो। तो दोस्तों ये नो वाली लाइन तो चलनी है, क्योंकि ना तो ये एल्स की है ना ये इफ की, ये हमारे फंक्शन की लाइन है, और ये तो एग्जीक्यूट होगी। अगर आप यहाँ 0 भी करते हैं तो भी देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर आपने 0 किया है, ये तो आंसर था 1 के लिए, अब आप 0 के लिए देख रहे हैं कि अगर कंडीशन मेरी 0 या फॉल्स हो, उस केस में क्या होगा, तो ये तो चलेगा नहीं, ये जरूर चलेगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, हाई, ठीक है। ये एल्स चल गया, अब ये तो प्रोग्राम की है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि इंडेंट कितना है, मतलब आपने आगे क्या स्पेस दी है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है हमारे पास में, ठीक है। आप चाहे तो इस लाइन को यहाँ लिखें, चाहे तो इस लाइन को शुरुआत यहाँ से करें, चाहे यहाँ से करें, शुरुआत किसी भी पॉइंट से कर रहे हैं, ये लाइन हमारी एल्स की नहीं मानी जाएगी, तो ये प्रोग्राम की है। तो ये जब वैल्यू 1 रखेंगे तभी भी नो प्रिंट होगा, और जब आपने रखा 0 तो ये वाला चल गया, और ये एल्स खत्म हो गया, ये हमारे फंक्शन की पार्ट है, ये तो चलेगा। अब देख रहे हैं कि दोनों केस में ये लाइन चलती है, ठीक है। आप चाहते हो कि नहीं सर ये जो लाइन है वो एल्स की बन जाए, ठीक है, आप अगर एल्स की बनाना चाहते हो तो आप उसके आगे ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये दोनों जो लाइन है वो एल्स से जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों चलेगी, और ये दोनों बिल्कुल नहीं चलेगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं चलेगी, और ये चल जाएगी। तो आप समझ गए कि ब्रैकेट्स का यूज कहाँ करना है और कहाँ नहीं करना है, और जब हम लोग कहाँ नहीं करते हैं तो वो क्या मानता है, क्या समझता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई हमारे पास में इफ की। एक और बात कि भैया कि जब हमारे पास सिंगल स्टेटमेंट हो इफ और एल्स में तो ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लेकिन अगर मल्टीपल है तो ब्रैकेट लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलिए और कुछ बात करके देखते हैं कि इफ के अंदर और क्या खास जुड़ा हुआ है। यहाँ हम लोग आते हैं और यहाँ हम लोग बात करते हैं। ये है मेरा इफ, यहाँ हम लोग लिखते हैं कंडीशन, और ये मेरे ब्लॉक्स है, इफ का ब्लॉक और एल्स का ब्लॉक। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये जो इफ के अंदर क्या लिख सकते हैं, एल्स के अंदर क्या लिख सकते हैं। दोस्तों ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि इफ के अंदर क्या लिखा जाए या एल्स के अंदर क्या लिखा जाए। मतलब आप यहाँ पर प्रिंटफ लिख सकते हो, आप यहाँ पर स्कैनफ लिख सकते हो, आप यहाँ पर कोई लूप भी लिख सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर जो चाहे वो कर सकते हैं। इवन आप लोग इफ के अंदर इफ भी लिख सकते हो, इफ के अंदर वापस इफ एल्स लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि इफ के अंदर क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। उसी तरह से एल्स के अंदर क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, इसका कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर वापस इफ एल्स लिख दीजिएगा, आप यहाँ पर प्रिंटफ लिख सकते हैं, स्कैनफ लिख सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर लूप लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं होते हैं, और कहीं भी ऐसा रूल नहीं है कि ये लाइन इसके अंदर आएगी और ये लाइन इसके अंदर नहीं आती, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इफ एल्स में ऐसा कहीं कुछ आता नहीं है। हाँ, जब इफ के अंदर इफ आता है तो इसको हम लोग लेटर इफ बोल देते हैं। हाँ, तो क्या हो गया अगर बोल दिया, तो नहीं भी बोलते तो क्या हो जाता। हमें सिर्फ एग्जीक्यूट करने से मतलब है कि इफ के अंदर इफ आया तो ठीक है, लेटर इफ बोलते काफ़ी होता है, और अगर इफ के अंदर इफ नहीं आया तो खाली इफ बोलते हैं। अब मैं कहता हूँ क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर इफ के अंदर इफ आया कि नहीं आया। अब कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको बार बार नया नाम देने की जरूरत नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन बढ़ती है। तो जैसे कि काफ़ी एक ऑथर ने मुझे लिखा था, मैंने कहीं पढ़ा था कि इफ के अंदर जब इफ आता तो उसको नेस्टेड इफ कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, नेस्टेड इफ कहते हैं। क्या होगा इससे बोलने से, कुछ नहीं होता दोस्तों। आप बस ये समझिएगा कि इफ के अंदर सब कुछ अलाउड है। आप इफ के अंदर फोर लिख सकते हो, इफ के अंदर आप इफ लिख सकते हो, इफ के अंदर आप लोग स्कैनफ लिख सकते हो, इफ के अंदर आप फंक्शन लिख सकते हो, मतलब वो प्रिंटफ फंक्शन वगैरह। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, कहीं भी किसी तरह की दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा
टॉपिक बढ़ाने की बात होती है जब हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ और नेस्टेड एल्स, और काफ़ी ऑथर तो ये बोलते हैं कि जब एल्स के अंदर इफ आएगा तो उसको एल्स ही बोला जाएगा। ठीक है, अगर बोल दिया तो क्या हुआ और नहीं बोला तो क्या हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इन टॉपिक को हम लोग बिल्कुल बात नहीं करेंगे, और मैं ये कभी पढ़ाता भी नहीं हूँ कि ये नेस्टेड इफ क्या होते हैं या एल्स इफ क्या होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्तों ऐसा सी के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बस वो ये कहता है कि एल्स के अंदर इफ आ गया तो ठीक है, आ गया तो आ गया यार, क्या हो गया इसमें, एल्स के अंदर फंक्शन भी तो आ सकते हैं, जैसे प्रिंटफ स्कैनफ की कॉलिंग भी तो आ सकती है, क्या हो गया आ गया तो, इसको दिल पर ज़्यादा नहीं लेना हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तो ये मैंने बताया कि आपको बॉडी में क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं ले सकते इफ एल्स की ब्लॉक के अंदर, बॉडी के अंदर। ठीक है, यहाँ तो हमारा हो गया इफ एल्स का। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारे इफ एल्स का एक बड़ा बड़ा आर्किटेक्चर। ठीक है, अब हमारे पास में कुछ मज़ेदार चीज़ है। अब मैं थोड़ा सा इसका लेवल ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, और एक लास्ट जो पॉइंट है उसके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में हम लोग कुछ एग्जाम्पल करके इसके देखेंगे कि भाई इफ एल्स को किस तरह से प्रोग्राम के अंदर फिट किया जाता है। अभी तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि भाई इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज चलती हैं, इसको किस किस तरह से लिखा जा सकता है, किस किस वे से इसको समझा जा सकता है, वो बात चल रही है। ठीक है, मल्टीपल कंडीशन आए तो क्या हो दोस्तों, मान के चलते हैं आपने यहाँ पर कंडीशन दी है मल्टीपल कंडीशन। ठीक है, जैसे सपोज करो आपने यहाँ पर दे दिया 0, यहाँ दे दिया 1, तो यहाँ पर दो कंडीशन है, एक तो ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कहते हैं कि यहाँ हमने सपोज करो मैं कुछ प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ आपने लिखा है हेलो और यहाँ आपने लिख दिया है प्रिंटफ हाय। ठीक है, और आपने दो कंडीशन दे दी है। अगर मैं केवल 1 देता तो आप कहते हैं ये वाला चलता सर, अगर 0 देता तो आप कहते सर ये वाला चलता। अब मैंने लिख दिया 0,1। अब यहाँ पर दो कंडीशन है, इसको आप 0 माने या 1 माने, ये बड़ी दिक्कत की बात है, और ये ऐसा लिखना अलाउड है। मल्टीपल कंडीशन आ सकती है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, पर अब क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसा लिख दिया है, ठीक है, दो कंडीशन है जिसका एक का रिजल्ट 0 आ रहा है, एक का 1 आ रहा है, आप चाहे तो डायरेक्टली 0,1 लिख सकते हैं। ये एक्चुअली डिट्टो प्रोग्राम आप अपना टाइप करके देख लीजिए, आपके भी ये प्रोग्राम रन होने वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है सर, मान लिया कि यहाँ पर दो कंडीशन आ सकती है, पहले की कंडीशन 0 आ सकती है और आपने तो सीधा 0 रख ही दिया है। दूसरी कंडीशन जिसकी वैल्यू 1 आ सकती है और आप डायरेक्टली चाहो तो यहाँ पर 1 रख सकते हो या 0 रख सकते हो, जो भी आपको समझ में आता है। अल्टीमेटली दो कंडीशन है यहाँ पर और यहाँ पर। अब क्वेश्चन आता है कि इसको क्या माने, इसको मैं ट्रू मानूं या फॉल्स मानूं, मतलब किसके अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो अगर जब आपके पास दोस्तों मल्टीपल कंडीशन आ जाए, उस केस में याद रखिएगा ये जो लास्ट में आती है यही हमारी कंडीशन बन जाती है फाइनल कंडीशन। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई, फाइनल कंडीशन। मतलब यहाँ आपने लिखा 0 और 1, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ से सिर्फ इस 1 को देखा जाएगा और 1 को देख कर बताएंगे कि भैया ये क्या है, ट्रू या फॉल्स। आप कहेंगे सर ये ट्रू है, ट्रू है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हेलो। क्या आ जाएगा, हेलो। ठीक है, और अगर आपने ऐसा लिख दिया दोस्तों 1,0, ठीक है, तो इसका तो कोई सेंस है ही नहीं, आपको बस लास्ट वाली कंडीशन देखनी होती है, क्या है, फॉल्स। फॉल्स है तो सर ये तो चलेगा नहीं, ये चल जाएगा, उसका आंसर क्या आ जाएगा, हाई। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि जब मल्टीपल कंडीशन आप जब लिखते हैं, जो लास्ट कंडीशन होती है दैट इज वैल्यूएबल। ठीक है, जो प्रीवियस आपने लिखा है यहाँ पर आपने जो लिखा है, यहाँ चाहे 0 लिखो या चाहे 1 लिखो, उसको फर्क नहीं पड़ता, ये कंडीशन तो पूरी के पूरे ये जो इफ एल्स है वो पूरा फॉल्स हो गया है। तो जब मल्टीपल कंडीशन आती है तो जो लास्ट में आएगी, जो सबसे लास्ट में है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होता है। ये आप याद रखेंगे, कैंपस में ये क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा अप आकर बात कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इफ एल्स। अब मैं कुछ आपको इफ एल्स के कुछ प्रोग्राम भी बता देता हूँ। ठीक है, और साथ साथ इसके हम लोग कुछ कैंपस में आने वाले कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैंपस में किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आ सकते हैं। चलिए, तो वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं और सारे क्वेश्चन को एक बार वापस देख लेते हैं, इफ एल्स को वापस एक बार समझ लेते हैं क्या होता है, कैसा होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे छोटा सा आपके सामने इफ एल्स लिख के दिखा रहा हूँ, प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इंटीजर ए की वैल्यू हमने ले ली 5, बी की ले ली 6। ठीक है, फिर यहाँ लिखेंगे इफ और यहाँ कंडीशन लिखेंगे, और एक ही स्टेटमेंट ले रहा हूँ तो इसलिए मुझे ब्रैकेट लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ लिखा हमने यस और यहाँ लिखा एल्स और यहाँ हमने क्या लिख दिया, प्रिंटफ नो। ठीक है दोस्तों, चलिए अब मैंने यहाँ पे लिखा a लेस देन b। ठीक, a लेस देन b। तो देखते हैं कि इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। दोस्तों ये मेन के अंदर लिखा हुआ है, आप ये मान के चलिएगा कि हैश इंक्लूड आपको लिखना पड़ेगा, इंट मेन लिखना पड़ेगा, नीचे रिटर्न लिखना पड़ेगा, उसके अंदर की ये बात हो रही है। तो सबसे पहले a की वैल्यू यहाँ पर पुट की जाएगी।
ए की वैल्यू है 5 लेस देन बी की वैल्यू है 6, तो 5 लेस देन 6 क्या है आंसर? ट्रू। ट्रू बोले तो 1। तो जैसे इसके अंदर 1 आता है, ट्रू आता है, तो ये वाला पोर्शन चलेगा और आपका आउटपुट आ जाएगा यस। अब क्या क्वेश्चन बनते हैं और कैसे बनते हैं वो हमें समझना है, ठीक है दोस्तों। तो उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो कंडीशंस है, ठीक है, वो क्या बनाती है? वो बनाती है हमारे पास में ट्रू या फॉल्स, या जिसको हम लोग हमारे पास में 1 या 0 कैसे है। तो दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर अपने पास में क्या चाहिए? ट्रू फॉल्स चाहिए, ठीक है। तो सी में जो होता है 1 को हम लोग ट्रू मानते हैं और 0 को हम लोग फॉल्स मानते हैं। और अगर हमें 1 और 0 नहीं मिल रहा है और कोई दूसरा नंबर मिल रहा है, सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 200, ठीक है, 200 लिखा, तो आप जानते हो कि ऑल पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग इंटीजर एंड रियल बोथ, ठीक है, तो जितने भी रियल और इंटीजर है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इनको हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। तो ये जो 200 लिखा है ये अल्टीमेटली 1 माना जाएगा, 1 का मतलब ट्रू होता है, तो आपका आंसर यस प्रिंट होगा। हाँ, चाहे अगर मैं आप लिखूँ -2.5, तो दोस्तों -2.5 जो है ये भी एक नंबर है, इसका जो अल्टीमेटली 10 कैसे बनेगा? तो जो 2.5 है इसको हम लोग मानेंगे 1 का मतलब ट्रू, अभी भी आंसर क्या प्रिंट होगा? यस। हाँ, केवल एक ही 0 ही ऐसा होता है, ठीक है, जिसका आंसर हमेशा फॉल्स आएगा। तो बाकी अगर आप यहाँ कोई नंबर भी लिखते तो उसका आंसर क्या आता है? 1 बोले तो ट्रू आता है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अल्टीमेटली हमें यहाँ पर क्या चाहिए? ट्रू फॉल्स चाहिए। और जो ट्रू फॉल्स होते हैं दोस्तों, ये जो ट्रू फॉल्स होते हैं ये हमें क्या होने चाहिए? ये होने चाहिए बुलियन। अब दिक्कत ये आती है सी के अंदर कि बुलियन टाइप होता नहीं है। कैसे? अब एक बार सुनिए मेरी बात, ठीक है। तो जैसे कि मुझे कोई वेरिएबल ए लेना है, इसमें मुझे इंटीजर डालना है, तो आप क्या करोगे? अब कहोगे सर मुझे इसमें एक इंटीजर 10 डालना है, तो आप क्या करोगे? इसका आगे लिख दोगे इंट। तो ये डाटा टाइप अवेलेबल है और ये हमारा काम कर लेता है, और ये इससे ए बनेगा, ए नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, ठीक है। तो ये है डेटा टाइप्स। अब मान लीजिए कि मुझे कोई वेरिएबल चाहिए जिसमें बुलियन वैल्यू आ सके, ठीक है। तो या तो हमारे पास में जो ओल्ड सी जिसको हम लोग कहते हैं C89, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा दोस्तों, सी जो 89 है इसमें 1 को ही रिप्रेजेंट किया जाता है ट्रू और 0 को रिप्रेजेंट किया जाता है फॉल्स। मतलब आपके पास ट्रू फॉल्स नहीं होते दोस्तों, और ना ही C89 के अंदर हमारे पास में बुल नाम का कोई डेटा टाइप था, कोई भी डेटा टाइप नहीं था। तो वहां पर हम लोग जितने भी ट्रू है या फॉल्स है उसको हम लोग 1 से या 0 से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन C99 में इस रूल को थोड़ा चेंज किया गया। तो C99 में क्या हुआ, और C99 उसके लेटर वर्जन में हमने ये क्या है कि हमने एक यहाँ पर डेटा टाइप बनाया जिसको हम लोग कहते हैं अंडरस्कोर बुल। क्या कहते हैं दोस्तों? ये एक डेटा टाइप है, आप इसके थ्रू कोई वेरिएबल बना सकते हो। जैसे मैं बनाता हूँ वेरिएबल ए, तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आप इंटीजर ए नाम का वेरिएबल बनाते हो वैसे ही आप अंडरस्कोर बुल ए नाम का वेरिएबल बना सकते हो। अब इन दोनों में फर्क क्या है? आप जब इंटीजर ए नाम का वेरिएबल बनाते हो तो ए के अंदर कोई भी इंटीजर वैल्यू जा सकती है, उसी तरह से अंडरस्कोर बुल बनाते हैं तो ए के अंदर भी आपके पास में कोई वैल्यू जा सकती है। वो वैल्यू क्या होगी? वो वैल्यू होती है हमारे पास में 0 या 1। क्या होगी? 0 और 1। हालांकि कुछ और भी डाल सकते हैं बुल के अंदर, 5, 10, 15 ऐसे भी डाला जा सकता है, लेकिन बेस्ट प्रोग्रामिंग ये कहती है कि जो बुल ए बनेगा तो ए के अंदर आप या तो डालें 0 या तो डालें 1, वो भी कौन से? अनसाइन वाले, मतलब साइन के साथ में इसमें आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है। तो हम लोग यहाँ पर लिखते थे 1, तो ये जो 1 है, ठीक है, ये अनसाइन वाला होना चाहिए। अनसाइन कैसे लिखते हैं? 1 अनसाइन 1 लिखा जाता है 1U से, तो ये इसमें डालते हैं 0U या 1U डालते हैं। ये बेस्ट प्रोग्रामिंग है अगर आप पोर्टेबिलिटी का ध्यान रखना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पर C99 के अंदर अंडरस्कोर बुल नाम का डेटा टाइप प्रोवाइड किया गया, और यहाँ से हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं, और यहाँ पर हम लोग कोई भी अनसाइन वैल्यू सिर्फ फिक्स है 0 और 1 डालते हैं। हालांकि कुछ और डाली जा सकती है लेकिन वो सजेस्टेबल नहीं होती है। तो बुल जो है वो एक तरह का इंटीजर ही होता है, ठीक है, एक तरह का इंटीजर जैसा ही है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया। बस ये प्रोग्राम में लिखने के बाद में पता रहता है कि एक्चुअली में आप किस तरह का डेटा टाइप बना रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना सकते थे दोस्तों, अंडरस्कोर बुल, और मैंने इसमें डाल दिया 1। क्या डाल दिया? 1, ठीक है। साइन का डाला तो ये अल्टीमेटली अनसाइन में बदल जाएगा, हाँ ऐसे, तो अनसाइन में बदल जाएगा। तो ए नाम का वेरिएबल बना, उसका टाइप क्या रहेगा? अंडरस्कोर बुल। तो यहाँ पर हम जब ए रखेंगे तो ए का मतलब 1 होगा, 1 मतलब तो आंसर आपका यस प्रिंट होगा। और अगर आप इसमें 0 डालते हो तो ए की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी 0, 0 बोले तो फॉल्स, बोले तो आपका एल्स वाला पार्ट चल जाएगा। हाँ, ये 2 सजेस्टेबल है कि आप 0 या 1 डालें। हाँ, अगर आपने कुछ ऐसा डाल दिया है तो एरर तो नहीं है, दिस इज नॉट एन एरर।
एरर नहीं है, लेकिन ये सजेस्टेबल नहीं है, आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको -200 लेना था तो आप इंटीजर लीजिए यार, बुल नहीं लेंगे, बुल केवल 0 और 1 के लिए लिया जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं देता अंडरस्कोर बुल, क्योंकि इसके अंदर हम लोग नंबर भी डाल सकते हैं, इसके साथ में हम लोग कोई अर्थमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, तो ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो अगर ये डाला तो कोई गलती नहीं है, एरर नहीं है, तो ये -200 बोले तो 1 बोले तो आंसर यहाँ पर यस प्रिंट होगा। तो हुआ ये कि जो अंडरस्कोर बुल है वो एकदम परफेक्ट नहीं था, तो बाद में इसको चेंज किया गया और यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिया गया बाद में हमारे लिए, वो है बुल डेटा टाइप। ये दिया गया बुल डेटा टाइप। अब आप अगर बुल डेटा टाइप को यूज करना चाहते हो तो आपको इसकी लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ती है, और वो लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड बुल डॉट एच। स्टैंडर्ड बुल डॉट एच। अगर आप इस लाइब्रेरी को यूज करते हो तो आपको ये नया वाला बुल नाम का डेटा टाइप मिल जाएगा, और आप इसके थ्रू कोई भी वेरिएबल बना सकते हैं। अब आप कहेंगे सर जब ऑलरेडी बना दिया था तो बाद में दोबारा क्यों बनाया गया, क्या फायदा इसका? इसका फायदा ये है दोस्तों, इस नए टाइप के अंदर जो कि हमें स्टैंडर्ड बुल डॉट एच से मिलता है, ये वाला बुल, इसके अंदर ये फैसिलिटी दे रखी कि आप यहाँ पर पहली बार फर्स्ट टाइम ट्रू फॉल्स का यूज कर सकते हैं। मतलब आपको अब अलाउ किया गया है कि अब आप 1-0 के ऊपर मत खेले, अब आपको ट्रू फॉल्स कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ट्रू, ठीक है, ये हमारा काम हो जाएगा। तो बुल डाटा टाइप का काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी शर्त एक ही है कि अगर ये डाटा टाइप काम में लेना चाहते हो, आप ट्रू या फॉल्स काम लेना चाहते हो, तो आपके प्रोग्राम के अंदर स्टैंडर्ड बुल लाइब्रेरी होना जरूरी है, जिसको हम लोग लिखते हैं स्टैंडर्ड stdbool.h। ठीक है, कैसे? तो इससे सबसे अच्छा है क्योंकि हमें ट्रू फॉल्स चाहिए और ट्रू फॉल्स हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। और अगर ये लाइब्रेरी ऐड नहीं होगी तो हम लोग ना तो ये काम ले पाएंगे ना हम लोग ट्रू फॉल्स काम ले पाएंगे। तब हमारे पास ये अजम्पशन चलता है कि 1 का मतलब ट्रू है या 0 का मतलब फॉल्स है। अगर आप चाहते हो कि नहीं यार ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ही लिखे जाए, 1-0 के फॉर्म में ना लिखे जाए, तो आप इस लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्राम शुरू होने से पहले मैं पूरा बना ही देता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले आप लोग लाइब्रेरी ऐड करते हैं। एक तो हमने किया स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसमें स्कैनफ प्रिंटफ के लिए रिकॉर्डिंग है। फिर हमने किया स्टैंडर्ड बुल लाइब्रेरी, ठीक है। फिर हमारा ये इंट मेन, यहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत होती है और हर प्रोग्राम हमारे पास में मेन पर खत्म होता है और लास्ट में हम लोग रिटर्न 0 करते हैं। ये सजेस्टेबल है, अच्छी बात है। आप वॉइड मेन से भी चला सकते हो, लेकिन कुछ कंपाइलर आपको एरर देते हैं। चलिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा बुल नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने वैल्यू क्या डाल दी है, ट्रू। क्या डाल दिए, ट्रू। अब मैं लिखता हूँ इफ, ठीक है, यहाँ लिखा ए। यहाँ हम लिखते हैं प्रिंट एफ, यहाँ हम लिखते हैं, सपोज करो यहाँ लिखते हैं हाई। क्या लिखते हैं, हाई। एल्स प्रिंट एफ हमने यहाँ पे लिख दिया वाई, ठीक है। चलिए इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पर ए नाम का वेरिएबल बनेगा, ठीक है। इसका टाइप रहेगा बुल, इसका मतलब इसमें 2 वैल्यू जा सकती है, ट्रू और फॉल्स। तो आप यहाँ पर आपने क्या डाला, ट्रू। तो जैसे आप ए रखेंगे, ए की वैल्यू ट्रू है, ट्रू बोले तो आपका ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा और हाई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर रखा होता फॉल्स, क्या रखा होता, फॉल्स, तो ए नाम का वेरिएबल बनता, इसके अंदर फॉल्स नाम का फॉल्स चला जाता, फॉल्स चला जाता। और जैसे आप यहाँ रखते हैं ए का मतलब फॉल्स है, फॉल्स बोले तो बाय, तो आपका आंसर क्या प्रिंट होता, बाय। तो दोस्तों जब हम लोग पोर्टेबल प्रोग्रामिंग करते हैं और बेहतर प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग 1-0 को ट्रू फॉल्स ना माने, हम लोग ट्रू फॉल्स को ही यूज़ करें। अगर हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर ट्रू फॉल्स को यूज़ करना चाहते हैं तो प्रोग्राम ना केवल क्लियरली विजिबल होगा, मतलब क्लियरली आप लोग उसको मेंटेन कर पाएंगे, इजीली मेंटेन कर पाएंगे, बल्कि पोर्टेबिलिटी भी आपकी यहाँ पर बनी रहेगी। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगली बार जब आप लोग ट्रू फॉल्स का यूज़ कर रहे हैं, आपको अगर कोई इफ़ के अंदर कंडीशन यूज़ करनी है, अगर कोई वेरिएबल यूज़ करना है, तो वेरिएबल आपका बुल टाइप का होना चाहिए। और जो बुल टाइप का है वो यूज़ करने से पहले आपके पास में स्टैंडर्ड बुल h.h को इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो ये जो लाइब्रेरी होगी वहीं पर हमारे डेटा टाइप सपोर्ट है। अगर हम लोग ये लाइब्रेरी इंक्लूड करना भूल जाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में हमारा कंपाइलर एरर दे देगा। हाँ, लेकिन अंडरस्कोर बुल जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए कोई लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो नया यूज़ किया जा सकता है। तो दोस्तों ये तो था ऑल अबाउट इफ एल्स। तो इफ एल्स के लिए जितनी भी जुड़ी हुई बातें थी, जितने भी डेप्थ में थी, और ये टॉपिक स्पेशली प्रोफेशनल लोगों के लिए है या फिर जो कैंपस की तैयारी करते हैं उनके लिए है, या जो कॉम्पिटिटिव फाइट करते हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस फाइट करते हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के, उनके लिए टॉपिक था। और आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। और जो अगर बिगिनर भी है तो भी आपका ये बड़ा काम का है,
क्योंकि आप हो सकता है ये पहली बार देख रहे हो, आप इस चीज़ की हैबिचुअल नहीं हो कि जब आप इफ एल्स लगाते हो तो आप इस तरह की लाइब्रेरी यूज़ करते हो, लेकिन आपको करना चाहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छे होते हैं। और यही फ़र्क होता है कि हम एक नॉर्मल प्रोग्रामर बनते हैं या एक कॉम्पिटिटिव या एक बहुत ही अच्छे प्रोग्रामर बनते हैं। ठीक है, तो आप इसका ध्यान रखेंगे, इस तरह के प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ इफ एल्स पर प्रैक्टिस भी करेंगे, प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कुछ प्रोग्राम कैसे किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। तो वो अलग से हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसमें हमने कम से कम 4-5 अलग-अलग प्रोग्राम्स, ठीक है, उनको बनाएंगे और देखते हैं कि उसके अंदर इफ में क्या आता है, क्या नहीं आएगा, कंडीशन कैसे बनेगी। ये सब कुछ डिपेंड करता है उस प्रॉब्लम के ऊपर। तो कुछ सैंपल प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे अलग से वीडियो में। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, जहाँ हमने बात करी थी कि इफ एल्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज भी होती है और इनका प्रॉपर यूज़ क्या हो सकता है, और बुल और अंडरस्कोर बुल डेटा टाइप को कैसे यूज़ करना है। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे एक बेहतरीन टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।